विद्यार्थियों जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं तथा उनके गुणधर्मों के बारे में। विद्यार्थियों, परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो शून्य के, इन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। संक्षेप में हम आपको बता दें कि संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राकृत संख्याएं, दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं हम किन्हें कहेंगे? जैसे गिनती एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, इस तरह से गिनती स्टार्ट होती है। तो जो गिनती एक से स्टार्ट होती है और उसमें अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं, वे सारी की सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। जब इनमें हम शून्य को भी शामिल कर दें तो ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं। और आपको मालूम है कि जितनी गिनती शून्य के बाद 1 2 3 4 5 6 अनंत तक है, उतनी ही गिनती ऋणात्मक गिनती शून्य के बाईं तरफ भी है। मतलब इस तरफ आप ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इस तरह अनंत तक इधर भी गिनती है। तो जब हम धनात्मक के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो ये कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी अंश बटे हर। इस तरह भिन्न के रूप में हमें जिन्हें हम प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और उसमें भी शर्त यह है कि जो q है ये शून्य नहीं होना चाहिए, यानी हर में शून्य नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। अब गुणधर्म में भी हमने पहले लिया है समृद्ध गुणधर्म। समृद्ध का मतलब है क्लोज्ड, शामिल होना या समाहित होना। जैसे उदाहरण के माध्यम से अभी हम देखेंगे। पहला जो गुणधर्म है वह है कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है। पहले हम इसे सिद्ध करेंगे, इसके बाद हम गुणधर्म पर आएंगे। तो दो परिमेय संख्याएं हमने यहाँ पर लिया 3/8 धन ऋण 5/7। इन दोनों को हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए आप क्या काम करेंगे? यहाँ पर चूंकि हर जो हैं ये अलग अलग संख्याएं हैं, इसलिए हम इनका क्या करते हैं? लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। यानी हमने 8 और 7 का लघुत्तम समापवर्त निकाला, ये है 56। अब अंश में आप देखिए कि यहाँ पर पहली परिमेय संख्या में अंश में 3 है। तो हम इसके बराबर इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 8 का भाग लघुत्तम समापवर्त में देंगे। 8 का भाग 56 में दिया, 8 सत्ते 56, 7 बार गया, तो 7 का गुणा हम 3 में कर देंगे, तो 3 सत्ते 21। इसी तरह 7 का भाग 56 में देंगे, 7 अट्ठे 56, 8 बार भाग गया, 8 का गुणा हम अंश में कर देंगे, तो 8 का गुणा जब ऋण 5 में होगा तो 8 पंजे 40, और चूंकि ऋण 5 में हुआ है इसलिए ऋण 40। इसको अब यहां आप देखें कि कोष्टक के अंदर ऋण का चिन्ह है, ऋण 40 है, बाहर धन है, तो यहाँ ऋण और धन का गुणा हो जाएगा, तो संकेत कौन सा रहेगा? ऋण का। इस तरह से 21 ऋण 40/56। इसको और आगे हल करें। आप यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, यानी 21 में से 40 को घटा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? जो संख्या बड़ी दिखाई दे रही है, ऋण 40 बड़ी दिखाई दे रही, वास्तव में वो बड़ी है नहीं, बड़ी संख्या धनात्मक होती है, ऋणात्मक संख्या सदैव छोटी होती है। तो यहाँ पर जो बड़ी दिखाई दे रही है 40, इसमें से हम 21 को घटा देंगे, 19 आ गया। अब इसमें हम बड़ी संख्या दिखाई दे रही है उसका चिन्ह लगा देंगे, तो 40 का चिन्ह क्या है? ऋण, तो ये हमने ऋण चिन्ह लगा दिया, तो ऋण 19/56। अब आप देखें कि ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। मतलब दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। अब इस तरह हम व्यवकलन यानी घटाने के बारे में भी देखें। दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर आप एक उदाहरण से देखें, 5/8 ऋण 4/5। हम 5/8 से 4/5 को घटा रहे हैं। यहां पर भी आप देखिए कि दोनों जगह हर असमान है, तो हम क्या करेंगे? 8 और 5 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्त
8 पंजे 40, 40 इनका लघुत्तम समापवर्त है। अब आप यहाँ देखें कि ये जो है यहाँ हर 8 है, यहाँ 40 है। चूंकि 8 का 5 गुना 40 है, यानी 8 का भाग 40 में 5 बार जाता है, तो हमको अंश भी 5 गुना करना पड़ेगा, यानी 8 पंजे 40, 5 का गुणा हम यहाँ 5 में कर देंगे तो 25। इसी तरह यहाँ 5 का 40 कितने गुना है, 8 गुना है, तो हम 8 का गुणा अंश में कर देंगे, 8 चौके 32। इस तरह से ये आ गया 25 ऋण 32/40। और आगे इसको हल करें तो यहाँ आप देखिए कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जा रही है, तो हम जो बड़ी दिखाई दे रही है उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। 32 में से हमने 25 घटाया, कितना बचा ये 7, और बड़ी संख्या जो दिखाई दे रही है उसका चिन्ह लगा दिए ऋण, तो ऋण 7/40। तो यह भी एक परिमेय संख्या है, यानी दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। तो हम निष्कर्ष में क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृत हैं। यहां हम लिखेंगे परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृत हैं। अब आगे चलते हैं गुणन पर। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। पहले हम इसको सिद्ध करें। यहां पर हमने एक संख्या ली हुई है, एक परिमेय संख्या है 4/5, इनका गुणा करना है ऋण 6/11 से। तो विद्यार्थियों जब हम गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 4 का आप 6 से गुणा करेंगे, 4 6 24, और चूंकि यहाँ 4 धनात्मक है और 6 ऋणात्मक है, तो धन और ऋण का गुणा क्या होगा, ऋण होगा, और 5 का गुणा 11 से होगा, तो 5 11 55। तो इस तरह से यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ऋण 24/55। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। तो हम निष्कर्ष में क्या कहेंगे, अतः परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृत हैं। अब भाग पर आते हैं। दो परिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय संख्या होता है। अभी हम दो सवाल लिए हैं और उसको हल करके हम देखते हैं। 2/7। अब 2/7 में भाग देना है 5/3 का। तो विद्यार्थियों हमको भिन्नों का भाग देना आता है। हम कैसे भाग देंगे, 2/7। जब हम भिन्नों का भाग करते हैं तो यहाँ पर भाग के स्थान पर हम क्या करेंगे, गुणा, और उसके बाद वाली संख्याओं को पलट देंगे, यानी 5/3 से क्या हो जाएगा, ये 3/5। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 और 7 पाना 35। तो 6/35 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब आगे चलते हैं। ऋण 3/8, इसमें भाग करना है ऋण 2/9 का। तो यहां पर भी इसी तरह ऋण 3/8 भाग के विपरीत गुणा और संख्याओं को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 9/2। और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 9 27, और चूंकि ये ऋण है, ये धन है, इसलिए यहां ऋण 27। इसी तरह यहां पर 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, चूंकि ऋण 2 से गुणा करना है इसलिए ऋण 16। तो ऋण 27/16 यह भी एक परिमेय संख्या है। अब एक ऐसी संख्या के बारे में विचार करते हैं। देखिए 5/6 एक परिमेय संख्या है और 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हम 0 को 0 के बटे 1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या में हम दूसरी परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों आपको मालूम है कि जब आप किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हो तो उसका कोई उत्तर नहीं आता है, अर्थात यह जो है कैसा है, अपरिभाषित है। यानी किसी भी संख्या में आप 0 का भाग दोगे तो उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो जब दो परिमेय संख्याओं का जो भागफल है वह अपरिभाषित हो तो हम क्या कहेंगे, यानी दो परिमेय संख्याओं का भागफल यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं हो रहा है,
यहाँ तो हो रहा है, यहाँ दो परिमेय संख्याओं का भागफल एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का भागफल अपरिभाषित है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। लेकिन अगर आप परिमेय संख्याओं में से शून्य को हटा दें तो शेष सभी परिमेय संख्याओं का जो समूह है वह भाग के अंतर्गत समृद्ध है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे निष्कर्ष में कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। लेकिन अगर हम यहां से शून्य को हटा दें, परिमेय संख्याओं से ही अगर हम शून्य को अलग कर दें तो शेष सभी परिमेय संख्याओं का जो समूह होगा वह भाग के अंतर्गत समृद्ध होगा। तो विद्यार्थियों, आज के कालखंड में परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म के बारे में जाना। गणित विषय से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।